नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम क्लास 12th की सेकंड बुक भारत वाली इसको पूरा करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से। इससे पहले हमने क्लास 12th की ज्योग्राफी की वर्ल्ड वाली बुक वो क्लासों ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से हमने वो पूरी कर ली है। जिस किसी भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के पुरानी वीडियो देख करके और जान सकता है वर्ल्ड वाली बुक के बारे में और भी अधिक। और मैंने वर्ल्ड वाली बुक स्टार्ट करने से पहले एक बात बताई थी कि भारत का जो और वर्ल्ड का जो सिलेबस है ज्योग्राफी की 12वीं की बुक के अंदर वो लगभग एक समान है। और एक समान होने का इसका जो फायदा हमें मिला, मैंने इसीलिए कहा कि हमको पहले वर्ल्ड वाली बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वाली बुक का और भारत की बुक का जो सिलेबस है वो लगभग एक समान है। और यदि हम वर्ल्ड वाली बुक को विस्तार पूर्वक और ध्यान पूर्वक जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो लगभग 70 से 80% जो सिलेबस है वो एक जैसा है। इसीलिए मैंने वर्ल्ड वाली बुक पहले कराई थी। और जिसने नहीं देखी है तो वो जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर सारी की सारी वीडियो देख सकता है और जान सकता है इस वर्ल्ड वाली बुक के अंदर। अगर वो वर्ल्ड वाले चैप्टर आपके सही तरीके से समझ में आ गए हैं तो भारत वाली बुक को समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए ज्यादा समय खराब ना करते हुए चलते हैं वीडियो के अंदर और जानते हैं आज का पहला चैप्टर जो है वो है जनसंख्या वाला। जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो इससे पहले हम वर्ल्ड वाली बुक के अंदर भी सेम चैप्टर पढ़ चुके हैं, सेम टॉपिक पढ़ चुके हैं और हर किसी परिभाषा को अच्छी तरीके से जान चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आप वर्ल्ड वाली बुक को सही से पढ़ करके आए हो तो आपको 70 से 80% चीजें स्वतः ही समझ में आ जाएंगी, अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। फिर भी हम शुरुआत करते हैं इनकी। जनसंख्या किसे कहते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही जनसंख्या वृद्धि, घनत्व और संगठन वाला है। इसके बारे में जान लेते हैं, पूरे चैप्टर के बारे में शुरुआत करते हैं। तो जनसंख्या किसे कहते हैं? तो जनसंख्या का अर्थ है, मैंने बताया कि जनसंख्या किसी भी देश की लोगों की कुल संख्या होती है। बच्चों, लोगों की एक देश की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। और अगर इसका हम संधि विच्छेद कर दें आसान शब्दों में तो जनसंख्या का अर्थ हो जाता है लोगों की संख्या, जनसंख्या कहलाती है। तो जनसंख्या समझ में आया होगा किसे कहते हैं। इसके बाद हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जनगणना किसे कहते हैं और जनगणना के इतिहास पर प्रकाश डालिए। तो जनगणना के बारे में मैं बता दूं कि जनगणना का जो अर्थ होता है, जनगणना का अर्थ होता है लोगों की संख्या की गिनती करना, या फिर कहें लोगों की गणना करना, लोगों को गिनना जनगणना कहलाता है। और यह भारत में प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में हमारी भारत सरकार के द्वारा कराई जाती है, ताकि जनगणना की सारी विशेषताओं की, कमियों की या उनकी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की जा सके और उसी आवश्यकता के अनुसार देश की जनसंख्या के लिए भविष्य में नीतियों का निर्माण किया जा सके। इसीलिए हमारे देश के अंदर जनगणना कराई जाती है भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे। तो चलिए अब इसकी विशेषताओं को जान लेते हैं। तो मैंने बताया कि जनगणना की जो शुरुआत की गई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनगणना की जो शुरुआत की गई वो 1872 में की गई। बच्चों, 1872 में। और इसको शुरू करने का जो श्रेय जाता है, 1872 में अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के ऊपर अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए 1872 में इसकी शुरुआत की जनगणना की। और उस समय श्रेय जो जाता है वो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो को जाता है। लॉर्ड मेयो हमारे उस समय गवर्नर जनरल थे। परंतु 1872 की जनगणना में कुछ तकनीकी कमियां थी, जिसके कारण से 1872 की जो जनगणना थी वो असफल सिद्ध हुई। फिर 1881 में दोबारा से भारत के अंदर पहली व्यवस्थित जनगणना कराई गई। तो पूछे कि पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1872। भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना कब शुरू हुई, तो 1881 में इसकी शुरुआत हुई। और उस समय हमारे देश के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे। और तभी से भारत के अंदर प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना जो है नियमित कर दी गई, आरंभ कर दी गई। इसके बाद भारत के अंदर प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में भारत के अंदर जनगणना कराई जाती है। इसके बाद आज तक स्वतंत्र भारत की 7 जनगणना हो चुकी है और अब तक कुल भारत में 14 जनगणना हो चुकी है। स्वतंत्र भारत की मतलब अर्थात 1947 के बाद 7 हो चुकी है और 1981 से लेकर जो है 2011 तक, क्योंकि अभी 2021 में होनी है वो अभी आई नहीं है, तो 2011 तक जो है वो 14 जनगणना हो चुकी है। तो बच्चों ये था जनगणना का इतिहास। अब हम बात करते हैं जनसंख्या संगठन की। जनसंख्या संगठन वाला जो टॉपिक है, सॉरी जनसंख्या वितरण।
जनसंख्या वितरण की बात करते हैं तो जनसंख्या वितरण के बारे में हम वर्ल्ड वाली बुक के अंदर भी जान चुके थे कि जनसंख्या जो वितरण है वो कैसे और प्रभावित होता है और किस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर असमान वितरण है। इसी प्रकार से भारत के अंदर भी जो जनसंख्या है उसका वितरण असमान है और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है हमारे देश के अंदर। लगभग अभी वर्तमान में 25 करोड़ के आसपास जो है भारत के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल क्रमशः आगे बढ़ते हैं और बड़े राज्यों की जनसंख्या मिला दी जाए, कुल लगभग 10 बड़े राज्यों की जनसंख्या मिला दी जाए जिनका नाम है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। यदि हम इन सभी राज्यों की यानी मात्र 10 राज्यों की जनसंख्या को मिला दे, सम्मिलित कर दे तो पूरे भारत की जनसंख्या का 76% वितरण जो है मात्र 10 राज्यों में है। जिस प्रकार से हमने वर्ल्ड वाली बुक में पढ़ा था कि पूरे वर्ल्ड की लगभग 60% आबादी 10 देशों में निवास करती है, ऐसी भारत की लगभग 76% आबादी इन 10 बड़े राज्यों के अंदर निवास करती है। 9 राज्य हैं, वैसे 10 एक और भी ऐड कर सकते हो, उसमें थोड़ा फिर रेशो बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे कम जो वितरण है जनसंख्या का वो हमारे देश के अंदर अरुणाचल प्रदेश का है, जिसके अंदर पूरे भारत की आबादी का मात्र 0.11% जनसंख्या वितरण है। इसके बाद उत्तराखंड आता है और उसके बाद जम्मू कश्मीर आता है जिसके अंदर जनसंख्या का जो वितरण है वो बहुत कम है। तो ये जाना आपने कि भारत की जनसंख्या वितरण क्या है, कि मतलब जनसंख्या का फैलाव। जनसंख्या वितरण का अर्थ है पृथ्वी पर या फिर भूभाग पर जनसंख्या का फैलाव, जनसंख्या वितरण। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक जो है बच्चों वो है जनसंख्या की वृद्धि क्या है तथा इसके संदर्भ को समझाइए। देखिए मैं बार बार वही बात कहूंगा कि वर्ल्ड वाली बुक के अंदर इसको हमने किया है, फिर वही वाली बात आ जाती है। चलो आगे बात करते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, ठीक है, और भारत के संदर्भ में समझानी है, वो वर्ल्ड के संदर्भ में थी। तो 2 समय अंतरालों में यानी 2 समय अंतरालों में जनसंख्या में जो होने वाला परिवर्तन है, या ठीक है, जनसंख्या में होने वाली जो वृद्धि है, परिवर्तन है, वही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और इसका जो आधार होता है बच्चों वो वर्तमान और भूतकाल की जनगणना होती है। यानी हम मान लीजिए 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी थी वो आपको पता है 121 करोड़ थी 2001 की जनगणना के अनुसार। अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 125 करोड़ है। सॉरी 121 करोड़ नहीं, एक मिनट। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी थी वो 102 करोड़ थी और फिर 121 करोड़। इस प्रकार से आप देखोगे तो 19 करोड़ आबादी बढ़ गई कहें तो जनसंख्या के जो जनगणना है उनके अंतरालों के अंदर। तो यही 19 करोड़ जो आबादी है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। तो भारत के अंदर मैं बात करूं तो जनसंख्या जो वृद्धि है उसका बताना है। तो भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में एक बात कहूं तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है बेटा वो दशकीय और वर्षीय दोनों, दशकीय और वर्षीय दोनों जनसंख्या वृद्धि की दर है वो बहुत ज्यादा है। और भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो लगभग 2.4% है। तो ये है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का आंकड़ा और दोनों ही उच्च बनी हुई है हमारे देश की। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है भारत की जनसंख्या की वृद्धि की प्रवस्थाओं की पहचान कीजिए। मतलब किस अवस्थाओं में क्या क्या जो है वृद्धि रही है या किस अवस्था से गुजरी है भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर, तो उनके बारे में पढ़ना है। तो मैं बता दूं कि भारत की जनसंख्या की जो वृद्धि की प्रवस्था है उनको हम कुल मिलाकर के 4 भागों में विभाजित करते हैं बच्चों। पहली प्रवस्था को हम प्रवस्था का नाम देते हैं और इस अवधि का जो काल है वो है 1901 से लेकर 1921 तक का। यानी 1901 से लेकर 1921 तक जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में क्या परिवर्तन आए भारत की जनसंख्या के अंदर उसको दर्शाना है आपको। तो मैं बता दूं यहां पर कि इसे ऋणात्मक जनसंख्या दर वाला काल कहते हैं। यानी पहली जो अवस्था है भारत की जनसंख्या वृद्धि की तो हम उसको ऋणात्मक जनसंख्या वाला काल या स्थिर जनसंख्या से पहले का काल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें बेटा जन्म और मृत्यु दर दोनों बहुत ऊंची थी क्योंकि लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, चिकित्सा नहीं था, भोजन नहीं था। और इन्हीं सभी सुविधाओं की अभाव के कारण हमारी जो जनसंख्या थी उसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों बहुत अधिक थी।
इसीलिए इसके अंदर जनसंख्या हमारी बढ़ नहीं पाई बल्कि उल्टी घट गई, इसीलिए हम इसको कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि वाला काल। इसके बाद हम बात करें तो प्रवस्था खा की, तो प्रवस्था खा वाली जो काल है इसका 21 से 51 तक है, 1921 से 1951 तक है। इसे हम स्थिर वृद्धि वाला समय कहते हैं क्योंकि इस समय स्वास्थ्य की और स्वच्छता की जो सुविधाएं थी वो अच्छी हो गई थी। इसी के कारण जो है हमारे देश की मृत्यु दर और वो मृत्यु दर वो काफी नीचे आ गई थी। इसके कारण क्या हुआ, हमारे देश के अंदर जो वृद्धि हुई वो ना तो ज्यादा हुई और ना ही कम हुई, मतलब थोड़ी स्थिर वृद्धि के साथ बढ़ रही थी, थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा था। और फलस्वरूप हमारे देश के अंदर जो अशोधित जन्म दर है, अशोधित जन्म दर की जो है वो उच्च बनी रही। अब अशोधित जन्म दर के बारे में हमने वर्ल्ड वाली बुक के अंदर पढ़ा था, यहां बता देता हूं एक बार। अशोधित जन्म दर का अर्थ होता है प्रत्येक 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जो होती है वो अशोधित जन्म दर कहलाती है। आगे हम बात करते हैं प्रवस्था ग के बारे में, तीसरी प्रवस्था भारतीय जनसंख्या की वृद्धि के बारे में। तो इस अवस्था का जो काल है बच्चों वो है 1951 से 81 तक, और इस अवस्था को हम महाविस्फोटीय वृद्धि वाला काल भी कहते हैं, यानी जनसंख्या के अंदर विस्फोटीय वृद्धि वाला काल। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि मृत्यु दर और मृत्यु दर में भारी गिरावट आई हमारे देश की, और प्रजनन दर जो थी हमारे देश की उसके अंदर भारी उछाल आया। उसके कारण क्या हुआ, हमारे देश की जो वार्षिक वृद्धि दर थी वो 2.2 या फिर कहें 2.2% की दर से हमारी जो है हर साल हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी, हर साल। और जबकि अभी हम पढ़ करके कितना है 2.4 जो है जनसंख्या वृद्धि 10 साल में बढ़ रही है हमारी वर्तमान में। लेकिन इस समय यानी 1951 से 81 तक हमारी जनसंख्या हर साल 2.2% बढ़ रही थी। मान लीजिए आज के संदर्भ में देखें तो 100 करोड़ आबादी मान के चलिए तो प्रत्येक जो है 2 करोड़ आबादी हर साल बढ़ जा रही थी हमारी। इस प्रकार हम बात करें तो इसमें वृद्धि का और भी एक अन्य कारण था बच्चों, यानी तीसरी अवस्था में वृद्धि का जन्म और मृत्यु के अलावा एक और अन्य कारण था कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी प्रवासी भारत के अंदर आकर के शरण ले रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या में वह वृद्धि हो रही थी। अवस्था ग, अब ग के बारे में पढ़ते हैं। इस अवस्था का जो काल है बच्चों 81 से लेकर आज तक है। इसको हम जनसंख्या जो है बोलते हैं घटती हुई दर से वृद्धि हो रही है जनसंख्या के अंदर, जनसंख्या के अंदर घटती हुई दर से वृद्धि हो रही है यहाँ पर। और कारण क्या है कि स्त्रियों की समय पर शादी हो रही है, शिक्षा अच्छी है स्त्रियों की, और स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक है। इस प्रकार से हमारे देश के अंदर जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो घटती हुई दर से बढ़ रही है, यानी बहुत कम। अब घटती हुई दर से बढ़ने का अर्थ मान लीजिए 2001 में हमारी देश की जो जनसंख्या थी वो बढ़ी 10 करोड़, 2002 में हमारी जनसंख्या बढ़ी 9 करोड़, 2003 में हमारी जनसंख्या बढ़ी 8 करोड़, 4 में बढ़ी 7 करोड़, और 5 में बढ़ी 6 करोड़, और फिर 6 में बढ़ी 5 करोड़, और ऐसे ही 7 में बढ़ी 4 करोड़। अब तो देखिए जनसंख्या बढ़ तो रही है पिछले वर्ष, मतलब कि जनसंख्या 2001 की तुलना में बढ़ी तो 9 करोड़ 2002 में, परंतु पिछले वर्ष की तुलना में घट रही है, यानी घटती हुई दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। यानी अब हमारी जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो घटती हुई दर से बढ़ रही है। तो ये था हमारी 4 व्यवस्था, आशा करता हूं समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं अगले विषय की। तो अब भारत में जनसंख्या का जो असमान वितरण है बच्चों उसके कारण बताने हैं कि हमारी पूरी दुनिया में वो क्या कहते हैं भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान क्यों है। तो मैं बता दूं यहाँ पर जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वैसे ही भारत के अंदर भी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। वही भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक और ऐतिहासिक कारक। भौतिक कारक के अंदर हम पढ़ लेते हैं जलवायु को, मृदा को, पानी को और संसाधनों को। इसके बाद जलवायु, मृदा, और इसी तरीके से हम इस चीज को पढ़ते हैं। इसके अंदर आर्थिक में हम वही इसके अंदर खनिजों के बारे में पढ़ते हैं और उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं। जहां पर उद्योग और खनिज ज्यादा है हमारे देश के अंदर वहां पर जनसंख्या ज्यादा है, वितरण वहां पर ज्यादा है। इसी प्रकार से सामाजिक और आर्थिक कारक, इसके बारे में अगर और अधिक जानना है तो आप जनसंख्या वाला चैप्टर देख सकते हैं जो ऊपर आई डिस्क्रिप्शन में आ रहा है वर्ल्ड वाली बुक का, उसको भी देख सकते हैं और जान सकते हैं इन सभी कारकों को विस्तार पूर्वक। हालांकि आप इसको आसानी से समझ सकते हो इनके नामों से ही। आगे हम शुरुआत करते हैं इस जो है अगले टॉपिक की।
वो है जनसंख्या घनत्व क्या है और इसकी भारत की स्थिति बतानी है भारत में। जनसंख्या घनत्व के बारे में बता दूं तो प्रति इकाई 1 किलोमीटर यानी प्रति इकाई या 1 किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की संख्या बच्चों जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और भारत के अंदर 2001 के अंदर जो जनसंख्या घनत्व था वो 324 था, जो बढ़ करके 2011 के अंदर 382 हो गया। और इसी प्रकार से जब हमारे देश को आजादी मिली थी बच्चों, आजादी के वक्त भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 200 बढ़ गया। कितने से? क्योंकि 324 हो गया, जबकि हमारा आजादी के वक्त कितना था? वो 117 था। यानी 117 से 200 बढ़ करके लगभग वो 324 पर पहुंच गया। 1951 में हमारा जनसंख्या घनत्व 117 था। वहीं 2001 व 2011 में एशिया का सबसे घने बसे इलाकों में 3rd स्थान आता है। अगर हम बात करें तो सबसे घने बसे इलाकों में भारत का जो है एशिया में 3रा स्थान आता है। पहले पर बांग्लादेश है, दूसरे पर जापान और तीसरे पर भारत आता है। और भारत वर्ल्ड के अंदर, एशिया महाद्वीप के अंदर 3रे स्थान पर आता है जनसंख्या घनत्व के मामले में। आगे हम चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला हमारा राज्य जो है बच्चों बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला बच्चों वो हमारा अरुणाचल प्रदेश 17 है यहाँ का। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपको पता होगा दिल्ली है, जिसका जनसंख्या है 11,320 प्रत्येक 1 किलोमीटर पर। ऐसे ही हम बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, वो है अंडमान निकोबार, वो है 46 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। तो इस प्रकार से बच्चों ये था जनसंख्या घनत्व हमारे देश के संदर्भ में क्या इसका स्थिति रही है आज तक की। हमने बात कर ली जब से जो है हमको आजादी मिली। इसके बाद हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है कायिक जनसंख्या घनत्व क्या है। तो कायिक जनसंख्या घनत्व के बारे में मैं बता दूं, कायिक जनसंख्या घनत्व का अर्थ है देश की कुल जनसंख्या का देश के शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अनुपात में कायिक जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब कायिक जनसंख्या घनत्व मतलब देश की कुल जनसंख्या ले लीजिए बटे में शुद्ध जो है कृषि क्षेत्र ले लीजिए। यानी अगर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के बाट में कितनी खेती योग्य भूमि आ रही है, और यही कहलाती है कायिक जनसंख्या घनत्व। और इसका सूत्र आपके सामने है कि कुल जनसंख्या बटे में शुद्ध कृषि क्षेत्र। शुद्ध कृषि क्षेत्र का अर्थ बच्चों ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्तमान में कृषि की जा रही हो। ऐसा नहीं कि खेत खाली पड़ा है, खेत के ऊपर कोई फसल नहीं खड़ी है या फिर फसल नहीं की जा रही है पिछले कुछ समय से, तो वो शुद्ध कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। ठीक है, इसको निवल भी बोल सकते हैं, निवल कृषि क्षेत्र भी बोल सकते हैं हम। इसके बाद अगला टॉपिक है वो है कृषि जनसंख्या घनत्व। तो कृषि जनसंख्या घनत्व क्या है? एक निश्चित समय पर प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर कृषि में कार्यरत लोगों की संख्या, यानी एक समय में एक निश्चित भूमि पर काम करने वाले किसानों की संख्या, कायिक जनसंख्या घनत्व, कृषि जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और कृषि जनसंख्या घनत्व का जो सूत्र है बच्चों, कुल जनसंख्या कृषि योग्य कुल जनसंख्या बटे में निवल कृषि क्षेत्र, यानी शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र होता है जिस पर खेती की जा रही है, उसका ये सूत्र हो जाता है। और आसान था। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा एक बार में, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। हाँ, तो अगला टॉपिक है बच्चों भारत में जनसंख्या की क्षेत्रीय भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। अब भारत के अंदर जो जनसंख्या कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, उसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं पर प्रकाश डालना है। तो हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, एक निम्न वृद्धि दर वाले राज्य और एक उच्च वृद्धि दर वाले राज्य। तो हम बात करेंगे तो निम्न वृद्धि दर वाले राज्य जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी, गोवा, केरल। अब ये केरल जो है पूरे भारत के अंदर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है, और जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर 9.4% है। 4%, यानी हर 10 सालों में केवल इतने प्रतिशत इसकी वृद्धि होती है, और ये प्रथम स्थान पर बना हुआ है जनसंख्या वृद्धि कम करने के मामले में। इसके बाद बात करते हैं उच्च वृद्धि दर वाले राज्य के बारे में बच्चों। तो गुजरात आता है, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये जो राज्य हैं ये उच्च वृद्धि दर वाले राज्य हैं। यहाँ की जो है जनसंख्या वृद्धि क्षेत्रीय भिन्नताओं के मामले में ज्यादा है अन्य राज्यों की तुलना में। तो यहाँ पर औसत वृद्धि दर कितनी है? वो है
मतलब 20 से 25% प्रत्येक 10 सालों में इधर जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। हर राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, यानी हर राज्य की 20% से 25% आबादी बढ़ जाती है। सोचने वाली बात है। आगे हम बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है बच्चों, भारत में जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण पक्षों की विवरण करना है। तो कह रहा है कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके पीछे एक महत्वपूर्ण पक्ष है, उस महत्वपूर्ण पक्ष को आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है वो पक्ष कौन सा है। तो भारत की जनसंख्या में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष है बच्चों, वो है किशोर। हमारे देश की जनसंख्या में किशोरों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और इसीलिए हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो यही पहला पॉइंट है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष किशोरों की वृद्धि है। भारत की जनसंख्या की आबादी के अंदर बच्चों इनका जो योगदान है वो 22% है। 22% हमारे देश की जनसंख्या के अंदर वर्तमान में युवा लोग हैं, जिनकी आयु बच्चों 10 से लेकर केवल 19 वर्ष की आयु सीमा के अंदर ये लोग पाए जाते हैं। आप समझ सकते हो कि 22% आबादी केवल 9 साल के अंदर बच्चों की है, मतलब 9 साल की, 10 से लेकर 19, लगभग 10-11 साल हो गए। 10-11 साल की आयु के अंदर 22% आबादी, और जिसमें से 53% जो है किशोर हैं और 47% किशोरियां शामिल हैं। भारत की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण पक्ष जो वृद्धि करता है। समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है वो है भारत में किशोरों की जो जनसंख्या है उनकी सामने चुनौतियां क्या है। हमारे देश की जो किशोर है उनके सामने चुनौतियां क्या है, तो वही निम्न आयु में विवाह, निरक्षरता, इसके बाद विद्यालय से विरत छात्र, विरत मतलब ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पोषक की निम्न गुणवत्ता मिलती है, इनको पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। किशोरी जो माताएं होती हैं, अर्थात जो 18 साल की उम्र में और 19 साल की उम्र में जो जिनकी शादी हो जाती है और मतलब माताएं बन जाती हैं, वो तो उनकी जन्म देते समय, बच्चों को जन्म देते समय उनकी मृत्यु बहुत ज्यादा हो जाती है। मातृ मृत्यु दर कहते हैं इसको, वो भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद HIV जैसी जो भयानक बीमारियां हैं वो भी हमारे देश के किशोरों में तेजी से संक्रमण हो रही है। साथ में शारीरिक और मानसिक अपंगता, नशा, अपराध, ये हमारे देश के अंदर बच्चों किशोर जनसंख्या की आम जो है चुनौतियां हैं, जिनसे लड़ना हमारे देश के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगला टॉपिक है आपके सामने, भारत में किशोरों के विकास के लिए उठाए गए कदम, यानी किशोर जो है भारत के अंदर उनके विकास के लिए हमारे देश के अंदर जो उठाए गए कदम है वो कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर किशोरों के विकास के लिए बेटा कदम उठाए गए। एक तो राष्ट्रीय युवा नीति अपनाई गई थी। अब राष्ट्रीय युवा नीति जो है इसके द्वारा युवाओं के समग्र विकास पर बल दिया गया। इसके बाद 2003 में युवा नीति अपनाई गई। इसके द्वारा जो है हमारे देश के युवा, उनका चहुमुखी विकास, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के विकास पर बल दिया गया। ऐसे ही 2015 में बच्चों एक और योजना आई जिसको हम स्किल इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं या कौशल विकास योजना के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा प्रत्येक बच्चे को जो है कोई ना कोई कौशल ज्ञान उपलब्ध कराना, यह उद्देश्य था भारत सरकार का। इस प्रकार से भारत सरकार हमारे देश के किशोरों की जो विकास है उसके लिए कार्यरत है और उनके विकास में काम कर रही है। आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है जनसंख्या संगठन क्या है और भारत के संदर्भ में इसको इसको समझाना है आपको। तो मैंने बताया जनसंख्या संगठन वाला चैप्टर पूरा का पूरा एक चैप्टर समझाया हुआ, 3rd चैप्टर है वर्ल्ड वाली बुक का। जिस किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो जनसंख्या संगठन से संबंधित ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन बटन का प्रयोग करके वो जनसंख्या संगठन वाला चैप्टर भी देख सकता है और आसानी से समझ जाएगा फिर इस चैप्टर को वो। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर मैं बता दूं जनसंख्या संगठन का अर्थ होता है मिक्सचर। हम इसको मिक्सचर कह सकते हैं या कंपोनेंट कहते हैं, मतलब मिश्रण कहते हैं। यानी भारत किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की विशेषताएं या फिर कहें उनकी डायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोग जो है कुछ आयु वर्ग के होते हैं, कुछ लोग किसी भाषा को बोलते हैं, कुछ लोग गांवों में रहते हैं, कुछ नगरों में रहते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या के बीच में पाया जाने वाला जो अंतर होता है, जो कहते हैं विशेषताएं होती हैं, वही कहलाती है जनसंख्या संगठन। और हमें पढ़ना भारत के संदर्भ में और हम चीजों को ध्यान में रखेंगे। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, फिर इसके बाद भाषाओं के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, क्या हमारे देश के अंदर धर्म के आधार पर और व्यवसाय के आधार पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं नगरीय जनसंख्या संगठन की। हमारे देश के अंदर नगरीय जनसंख्या संगठन के बारे में बता दूं तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर कुल जो है 6,38,588 गांव थे। इसमें जो है सिक्किम व बिहार
सिक्किम व बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक था, क्योंकि छोटा क्षेत्रफल है तो वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं, तो प्रतिशत बहुत ज्यादा था। वहीं गोवा और महाराष्ट्र में सबसे अधिक जो है गांव के लोग निवास करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो वहीं दादर नागर हवेली देखें तो वहां पर 71% लोग नगरों में रहते हैं। यानी एक तरफ तो हमारे देश के ये राज्य जहां पर आधी से अधिक आबादी गांव में बसती है, वही हम दादर नगर हवेली की बात करें तो 71% हमारे देश के अंदर लोग वहां पर नगरों में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद दिल्ली है, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तेजी से नगरीकरण हो रहा है, वहां पर नगरीय जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो देख सकते हो आप, ये है जनसंख्या संगठन, मतलब कहीं तो भारत मतलब भिन्नता देखिए आप इसके अंदर, वही समझना है आपको। ठीक है, अगला टॉपिक है भाषाई संगठन। तो भाषाई संगठन मतलब क्या अंतर है भाषा के लेकर के बोलने वालों को भारत में। मैं बता दूं 2003 से 28 तक एक ग्रियर्सन नाम का एक व्यक्ति है, उसने सर्वेक्षण किया भारत के अंदर, घूम घूम कर जाना कि भारत के अंदर कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो बच्चों उन्होंने सर्वेक्षण के बाद जो अपने प्रमाण पेश किए, उन प्रमाणों में बताया कि भारत के अंदर 179 भाषाएं और 544 बोलियां बोली जाती हैं। और आधुनिक भारत में जो है हम देखें तो 22 भाषा हमारे संविधान के अंदर अनुसूचित हैं, जिनको संविधान के अंदर मान्यताएं दी गई हैं। अब हम बात करते हैं संगठन की। तो भारत के अंदर सबसे कम बोली जाने वाली भाषाएं भी हैं और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं के बीच में अंतर आप देखना कितना अंतर है। तो वही सबसे कम बोली जाने वाली जो भाषा है हमारे देश की वो है कश्मीरी और संस्कृत। संस्कृत और कश्मीरी हमारे देश के अंदर सबसे कम, लगभग पूरे भारत की जनसंख्या की भाषा का अगर प्रतिशत के आधार पर देखें तो 0.01% भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो हैं कश्मीरी और संस्कृत वाले। आगे हम बात करें सबसे अधिक आबादी जो हमारे देश के अंदर बोलने वाली वो हिंदी है, लगभग 40.42% जो लोग हैं हिंदी को बोलते हैं। तो यह है भाषाई संगठन हमारे देश का। चलिए आगे बात करते हैं धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन के अंदर मैं बता दूं आपको तो भारत के अंदर बांग्लादेश सीमा और पाकिस्तानी सीमा और जम्मू कश्मीर के इलाके और कुछ केरल के इलाकों को छोड़ दिया जाए तो धर्म के आधार पर हमारे देश के अंदर हिंदू अनेक राज्यों में प्रमुख हैं और हिंदू जनसंख्या ज्यादा है, लगभग 80 से 85% आबादी जो है भारत के अंदर वो हिंदू जनसंख्या की है। आगे हम बात करें गोवा, केरल और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि राज्यों में यहाँ पर क्रिश्चियन पाए जाते हैं। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर ईसाई लिख सकते हो आप, यहाँ पर ईसाई धर्म के लोग पाए जाते हैं भारत के अंदर। इसके बाद बात करें सिख जो है हमारे देश के अंदर केवल 2 राज्यों तक सिमट करके रह गए हैं, जिनका नाम है पंजाब और हरियाणा। इसके बाद जैन जो है बच्चों, जैन जो हमारे देश के अंदर वो पाए जाते हैं गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर। वहीं बौद्धों की बात करें हम तो बौद्ध हमारे देश के अंदर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश वाले इलाकों के अंदर जो है बौद्ध धर्म वाले लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हो किस प्रकार से क्षेत्रवार, राज्यवार हमारे देश के अंदर धार्मिक संगठन जो है बटा हुआ है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग रहने वाले हैं। अब मैंने इसको तालिका को लिया था परंतु तालिका जो है पूरी नहीं आई। आप इस तालिका को अपनी जो बुक की चैप्टर के अंदर समझ सकते हो, तालिका नंबर 1.3 है, वही ये इसको ही एक्सप्लेन कर दिया है मैंने ऊपर, वैसे कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ, अगला टॉपिक है मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक या बेरोजगार से आप क्या समझते हैं। तो मुख्य श्रमिक बच्चों ऐसे श्रमिक होते हैं जिनको पूरे साल में से कम से कम 183 दिन या उससे अधिक दिन काम मिले, कम से कम 183 दिन या उससे अधिक दिन काम मिले तो ऐसे श्रमिक मुख्य श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। वही हम बात करें सीमांत श्रमिक, तो ऐसे मजदूर जिनको 183 दिन से कम काम मिलता है तो वो हम सीमांत श्रमिकों की श्रेणी में रखते हैं। वहीं बेरोजगार श्रमिक वो जिनको बिल्कुल काम नहीं मिलता। तो इस प्रकार से ये हमारे देश के अंदर जो श्रमिक हैं उनका वितरण है या उनका बंटवारा, वर्गीकरण। अगला टॉपिक है बच्चों जनसंख्या या फिर श्रमजीवी जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हो। श्रमजीवी जनसंख्या संगठन, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश के अंदर जो है जनसंख्या के दो मुख्य भाग हैं जो हम अभी ऊपर बात करके आए हैं, जिनकी एक तो ये मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक। तो
मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश के अंदर मात्र 39% हैं। मतलब हमारे देश के अंदर जो श्रमिक हैं, कौन से श्रमिक, प्राथमिक मतलब या फिर कहें मुख्य और सीमांत, उनकी जनसंख्या मिला दी जाए तो केवल 39% लोग हमारे देश के अंदर श्रमजीवी हैं जो काम करते हैं। बाकी सारे के सारे हमारे देश के अंदर अश्रमिक हैं 61%। ये 2001 की जनगणना के आंकड़े हैं, इसको आप समझ सकते हो। तो इसमें इतना ही है। आगे हम बात करें तो वो है व्यवसायिक संवर्ग क्या है। व्यवसायिक संवर्ग, तो मैं आपको बता दूं, व्यवसायिक संवर्ग का अर्थ है बच्चों जनसंख्या के कार्य क्षेत्र में अलग अलग क्रियाओं में लगे हुए लोग व्यवसायिक संवर्ग के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप। तो इस प्रकार से कुछ लोग हैं अलग अलग कार्यों में संलग्न हैं और यही अलग अलग कार्यों में संलग्न होना ही संवर्ग यानी वर्गों में बटा होना, व्यवसाय का वर्गों में बटा होना संवर्ग कहलाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इस प्रकार से हम कहें 2001 की जनगणना के अनुसार हमें जो है पूरी श्रमजीवी जो जनसंख्या है तो उसको 4 भागों में बांट दिया था। तो ये है एक का कृषक, एक का घरेलू औद्योगिक श्रमिक, एक है कृषक मजदूर, एक है अन्य श्रमिक। आप इसको तालिका के द्वारा समझ सकते हो कि कृषक किस राज्य के अंदर क्या उनकी श्रेणी है। आप प्लीज इसको एक बार अपनी जो बुक है उसके अंदर जो चार्ट दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको समझ में आएगा कि किस राज्य के अंदर किसान ज्यादा है, किस राज्य के अंदर श्रमिक ज्यादा है। तो आपको पता चल जाएगा पूरा का पूरा श्रमिक संगठन यानी श्रमिकों को लेकर पाए जाने वाले राज्यवार जो है वितरण या फिर कहें अंतर। ठीक है, यही समझाने की कोशिश की गई है इस टॉपिक के माध्यम से। और अगला टॉपिक देख लेते हैं हम। हाँ, अगला टॉपिक नहीं है। तो अब बात करें तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ऐसे करने से आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपका दिन शुभ रहे।